हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों एग्जाम के लिए हमारा बस एक दिन बाकी है और बाकी जो हमारा क्लासेस रह गया था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बात कर रहे थे। पेपर 5 के हम पार्ट 2 करेंगे, यानी कि पेपर 5 में जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे आपको, जो हमारे न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पार्ट ए और पार्ट बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जैसा कि बात हुई थी कि हम पेपर 5 का पार्ट 2 करेंगे, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं पेपर 5 से, एजुकेशन साइकोलॉजी से। तो 1 से लेकर 20 तक प्रश्न है, 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों पर बात करेंगे। क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर 5 एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है। जो क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारे ट्रू एंड फाल्स क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैचिंग टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यानी कि अति लघु प्रश्न के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा मानव विकास वयस्क अवस्था में रुक जाता है। यानी कि जैसे कि मानव विकास किन अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे हमारा एक हो गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, ठीक है। तो दोस्तों मानव विकास, अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मानव विकास है जो वयस्क अवस्था में रुक जाता है। जैसे एक सिद्धांत है विकास का, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन एक ऐसा कौन सा विकास है जो एक अवस्था में आकर रुक जाता है। तो दोस्तों वह विकास है शारीरिक विकास, और किस अवस्था में रुक जाता है, वयस्क अवस्था में आके रुक जाता है। जब व्यक्ति वयस्क अवस्था में आता है तो उसका शारीरिक विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक, शारीरिक विकास जो है वयस्क अवस्था में रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास का परिवर्तन किस प्रकार होता है। यानी कि मानव विकास का परिवर्तन है किस प्रकार का होता है। तो मानव विकास का परिवर्तन, या आपने विकास का परिवर्तन पर सुना होगा, विकास परिवर्तन कैसा होता है, गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है। तो ये कह रहे हैं मानव विकास का परिवर्तन किस प्रकार का होता है। तो मानव विकास का परिवर्तन 2 प्रकार से होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है दोस्तों, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों अधिगम, यानी कि लर्निंग, अधिगम, ठीक, अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों गैंग एज बाल अवस्था को कहा जाता है। कहीं ना कहीं हम दो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, हम मतलब विचलित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक गैंग एज बहुत आ जाता है, कठोर अवस्था, और गहन और जटिल अवस्था किस कौन सी अवस्था है, वो किशोर अवस्था है। लेकिन गैंग एज जो है, जिसमें बच्चे ग्रुपिंग के साथ रहना पसंद करते हैं, वो है हमारी बाल्यावस्था, ठीक है। गैंग एज में जिसमें क्या होता है, बच्चे ग्रुप के साथ रहना, खेलना या पढ़ाई करना, सारा कुछ ग्रुप के साथ रहते हैं, तो उनका एक गैंग एज बोलते हैं उन्हें, ठीक है। तो गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था, ठीक है। और किस अवस्था में बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, तो वो अवस्था है किशोर अवस्था। क्योंकि इस प्रकार के 2-3 ऐसे प्रश्न हैं जो अत्यधिक पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 5 है, माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन दूसरी तरीके से इस तरीके से पूछा जाएगा, माता पिता तथा पूर्वजों के गुण स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ध्यान रखना, पूछने का तरीका बदल देंगे कि माता पिता तथा पूर्वजों के गुण संतानों में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वंशानुक्रम और अनुवांशिकता कहलाती है। अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन उन्होंने बनाया, माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को क्या कहा जाएगा। तो वंशानुक्रम और अनुवांशिकता, अनुवांशिकता,
और दूसरा हो जाएगा वंशानुक्रम। ठीक है, जेनेटिक और हेरिडिटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर नई क्रिया सीखता है वह क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जब कोई बच्चा क्या कह रहा है, पहले ज्ञान को यानी कि पहले सीखा हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान का सहारा लेकर अगर वह नई क्रिया सीखता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? आत्मसात्करण कहलाती है। और ये आत्मसात्करण किसका सिद्धांत है? तो ये आत्मसात्करण जीन पियाजे का है, ध्यान रखना। ठीक है, आत्मसात्करण, आत्मसात्करण हो गया, स्कीमा हो गया, स्कीम्स हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है? जीन पियाजे ने बताया है। इन सब सारी चीजों की विशेषता या सिद्धांत है जीन पियाजे ने दिया है। आत्मसात्करण आपको शब्द दिखाई दे, जीन पियाजे है। स्कीमा दिखाई दे, स्कीम्स दिखाई दे, सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन दिखाई दे आपको कहीं भी, तो आंखें बंद करके जीन पियाजे लगा देना आप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंक्रियात्मक अवस्था होती है। प्रसंक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक। दूसरा, इसको पूर्व संक्रियात्मक भी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। पूर्व प्रसंक्रियात्मक जगह हमें अगर प्रसंक्रियात्मक लिखा हुआ ना मिले आपको तो पूर्व संक्रियात्मक लिखा होगा उसमें। ठीक है ना, तो आप इसके अन्य नाम से जानने वाला है। प्रसंक्रियात्मक अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है यह विशेषता क्या कहलाती है? यानी कि अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है या रखते हैं वह विशेषता क्या कहलाती है? तो वह विशेषता क्या होगी? अपने समूह में जब सभी व्यक्ति समूह में हैं उनका शारीरिक रूप से भिन्नता, मानसिक रूप से भिन्नता, गुणों के रूप से भिन्नता, औसत जितनी भिन्नताएं होंगी वे सब विशेषताएं क्या कहलाएंगी? किस विशेषताओं के आधार पर वे सब भिन्न हैं? गुण, क्षमता, योग्यता, आदत हो गई, उनकी रुचि हो गई, अधिगम शैली हो गई, तो किस विशेषता के आधार पर वो भिन्नता बता रही है? तो उस भिन्नता को कहते हैं हम व्यक्तिक भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिक भिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? ईर्ष्या भावना अत्यधिक जो रहती है या आती है वह बाल अवस्था में होती है। बालावस्था। ठीक है, और ये इसी अवस्था में ज्यादा रहती है और पैदा भी इसी अवस्था में होती है। हम जागृति भी कह सकते हैं, पैदा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? यानी कि वे क्रियाएं कौन सी हैं जिसमें तनाव हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, संघर्ष हो? तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं? किसी ना किसी व्यवहार से संबंधित है, जिसमें तनाव का कौशल, तनाव व्यवहार दिख रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है, आदि सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? सामाजिक विघटन कहलाती है दोस्तों। सामाजिक विघटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाएं। यानी कि अन्य बच्चों की अपेक्षा कार्य में पिछड़ जाना। ठीक है, कार्य में पिछड़ जाना एवं विकास के हर क्षेत्र में देरी होना क्या है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब अन्य बच्चे की अपेक्षा वह कार्य में पिछड़ जाए या कौशलों में पिछड़ जाए, और कह रहे हैं अन्य विकास के हर क्षेत्र में देरी होना क्या कहलाएगा? विकासात्मक देरी यानी कि डेवलपमेंट डिले या डिले डेवलपमेंट। विकासात्मक देरी। हर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर 5 एजुकेशनल साइकोलॉजी से एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है ये मैंने पार्ट 2, इसीलिए जल्दी प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी ये क्लास क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था इन क्वेश्चनों को बनाने में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, स्वयं घातक व्यवहार, भय, अनोखा व्यवहार, चिड़चिड़ापन आदि किस व्यवहार के प्रकार हैं? यानी कि एक व्यवहार के जो कुछ ऐसा एक जैसे व्यवहार कौन से प्रकार, समस्यात्मक व्यवहार होता है,
कौशल व्यवहार होता है। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए जिसमें स्वयं घातक हो, अपने लिए हानिकारक हो, भय हो यानी कि डर हो, अनोखा व्यवहार हो, चिड़चिड़ापन हो आदि किस व्यवहार के प्रकार हैं? तो ये है अंतर्मुखी व्यवहार। यानी कि समस्यात्मक व्यवहार दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी होता है, एक बाह्यमुखी होता है। तो ये जो उदाहरण दिए गए ये अंतर्मुखी वाले हैं, ठीक है ना, अंतर्मुखी व्यवहार। और समस्या व्यवहार का ये एक प्रकार है। समस्या व्यवहार भी दो प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अभिक्षमता का मापन किसके लिए किया जाता है? अभिक्षमता का मतलब होता है दोस्तों एबिलिटी, ठीक है। अभिक्षमता का मापन क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो वो शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्णयों के लिए किया जाता है। शैक्षिक, गलत हो गया भाई, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्णयों के निर्णय हेतु, या हम कह सकते हैं के लिए, हेतु कर दीजिए, हेतु, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्णय हेतु अभिक्षमता का मापन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किससे भिन्न होते हैं? अब वो कह रहे हैं, क्वेश्चन देखिए अभी हमने किया था व्यक्तिगत भिन्नता का, यहाँ पर अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है यह विशेषता क्या कहलाती है, ठीक है। एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किससे भिन्न होते हैं? यानी कि दो बच्चे हैं, व्यक्तिगत है, पर्सनली अगर देखा जाए तो वे दोनों किस में भिन्नता होगी? रुचि में भिन्नता हो सकती, मतलब रुचि में एक हो सकते हैं, ठीक है, गुण में एक हो सकते हैं, अधिगम शैली में एक हो सकते हैं, लेकिन विकास की दर में कोई दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, ठीक है। तो किसकी दर में? विकास की दर में भिन्न होंगे, विकास की दर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्नता क्या कहलाती है? यानी कि कह रहे हैं हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्नता रखते हैं, या कह रहे हैं हम सभी में, समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्नता जो है वह क्या कहलाती है? यानी कि हम सभी का मतलब हो गए जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी में क्या है, उन सभी की अपनी बुद्धि है, अपनी प्रेरणा है, अपनी अभिरुचि है, ठीक है, आदि के संदर्भ में जो भिन्नता है वह क्या कहलाती है? तो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके ऐसे हो गए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आए हैं और तीनों डिफरेंस है, यानी कि तीनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग डिफरेंस है। एक ये देखिए, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, भिन्न होना या भिन्नता क्या कहलाती है। दूसरा हमने यहाँ कर लिया कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में होते हैं। अपने समूह के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है वह विशेषता क्या कहलाती है। तो 3 हो गए व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान रखना इस चीज को कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वाटसन हैं। ये क्वेश्चन दोबारा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको करा रखा है। नेक्स्ट है आपका 18, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल किसका अर्थ है? उत्तेजना और भावों में उथल पुथल किसका अर्थ है दोस्तों? तो ये संवेग का अर्थ है। और संवेग को और कैसे कहते हैं कि व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था संवेग कहलाती है। ध्यान रखना, संवेग को 2 प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि संवेग क्या है, तो किसी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या है, संवेग है। दूसरा अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होना क्या है, संवेग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यानी कि बालक के सामाजिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो सकता है? तो वो है उसका वातावरण कारक, वातावरण कारक, ठीक है।
नेक्स्ट है आपको 20, एक कारक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। एक कारक जो सिद्धांत है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसे दूसरे नाम से जाना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, एक कारक सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या एक कारक सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, तो वह है राजकीय सिद्धांत। राजकीय सिद्धांत, ठीक है। तो आज हमने पूरे 20 क्वेश्चंस कर लिए, ये कंप्लीट जो हमारे पेपर 5 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चंस के लिए, मैचिंग टाइप क्वेश्चन के लिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड आपको जितने भी, अब आप समझ लीजिए, जब मैंने स्टार्टिंग में जब डीएड एग्जाम प्रिपरेशन की क्लासेस की थी तभी भी मैंने मिक्सअप क्वेश्चनों को किया था 1 से लेके 6 तक के पेपरों में, उसमें भी पेपर 5 की बात हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट में जो डीएड एग्जाम प्रिपरेशन की वीडियो जितनी भी अगर सबको देख लेंगे तो नैया पार है सबकी। और एक एक क्वेश्चन इतना सिलेक्टिव क्वेश्चन है कि मैं ये बैठकर हर क्वेश्चन मैंने एक सिलेबस से, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक से एक एक आपका क्वेश्चन लिया है। ऐसी कोई यूनिट नहीं है जिस यूनिट से क्वेश्चन आपको मिला नहीं है। आप देखिए, अपने सिलेबस को उठाइए और देखिए, एक एक हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, ठीक है। तो बाकी का जो रहता है, अब पेपर 6 की अगर हम बात करें तो पेपर 6 रह गया हमारा किसमें, मैचिंग्स में। तो पेपर 6 में अभी टाइम है, अभी आपका पेपर 4 या 3 तक जो रहना था वो हो गया है, तो पेपर 6 भी मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी रहता है कि न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न कैसे सॉल्व करना है, आंसर्स कैसे देने हैं, इस पर बात करनी है। तो जो सरप्राइज वीडियो रहेगी, हो सकता है मैं आपको कल दिन में अपलोड कर दूं या कल शाम तक आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री होकर आप एग्जाम प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। क्योंकि आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से अकॉर्डिंग भी अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वे सारे टॉपिक अवेलेबल हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। ऑल द बेस्ट।